नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। गाइस, बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जिस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं वो है मनी। इस टॉपिक को हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर में ही पढ़ना शुरू किया था। बड़ा टॉपिक है, इसका कुछ हिस्सा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया, बचा हुआ हिस्सा इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करें। लेट्स स्टार्ट द बिजनेस। तो गाइस, अभी तक हमने ये देखा कि मनी क्या होता है, मनी को डिफाइन करने की कोशिश की, मनी के अलग अलग टाइप्स हमने देखे वहां पे। In the previous lecture, we learn about value of money and demand of money. ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ने की कोशिश की। और हमने समझा वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। तो हमने समझा था कि वैल्यू ऑफ मनी मतलब मनी की परचेसिंग पावर होती है, कि मनी की खरीदने की क्षमता जो होगी वो उसकी वैल्यू ऑफ मनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिस्किट 10 रुपए का है तो उसकी मतलब एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपए में मिल रहा है, कुछ समय बाद वही बिस्किट का पैकेट 7 रुपए में मिल गया। मतलब आप क्या कहोगे कि मनी की परचेसिंग पावर बढ़ गई है। आपने क्या कहा कि मनी की परचेसिंग पावर बढ़ गई है जब बिस्किट के पैकेट की प्राइस 10 रुपए से उतर के 7 रुपए में आएगी। क्यों? क्योंकि जब आपके पास 30 रुपए है तब 30 रुपए से आप मैक्सिमम 3 बिस्किट के पैकेट खरीद सकते थे, लेकिन जब कीमत 7 रुपए में आ गई तब आप 30 रुपए से मैक्सिमम 4 बिस्किट के पैकेट खरीद सकते हो। मतलब आप 3 से ज्यादा बिस्किट के पैकेट खरीद सकते हो ना। दैट मीन्स आपके पास जो 30 रुपए है, जो मनी है, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ गई है ना। तो ये क्या है? वैल्यू ऑफ मनी। तो आप कहोगे पैसे की कीमत बढ़ गई, वैल्यू ऑफ मनी हाउ इंक्रीजेस। इसको उल्टा भी कर सकते हो कि अगर आज एक बिस्किट का पूरा 7 रुपए का है, कल 10 रुपए में मिल रहा है, तो आज आप 7 रुपए के हिसाब से 30 रुपए में 4 बिस्किट के पैकेट खरीद सकते हो, लेकिन कल उसी 30 रुपए से वही सेम बिस्किट का पैकेट बस आप मैक्सिमम 3 पैकेट खरीद सकते हो। दैट मीन्स जब चीजों के दाम बढ़ेंगे, 7 रुपए से वो महंगा हो जाएगा 10 रुपए में, तब आप कहोगे कि परचेसिंग पावर कम हो गई, मतलब वैल्यू ऑफ मनी हैव गॉन डाउन। इसलिए हम देखते हैं कि जब इन्फ्लेशन होता है तब इन्फ्लेशन का एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या है इकोनॉमी के ऊपर? दैट वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ करेंसी इज गोइंग डाउन। डेप्रिसिएशन कहते हैं उसको, कि पैसे की कीमत कम हो रही है, मतलब पैसे की परचेसिंग पावर कम हो रही है। योर परचेसिंग पावर ऑफ मनी मींस इज द वैल्यू ऑफ मनी, एबिलिटी टू बाय गुड्स और सर्विसेज। तो यही हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर हमने देखा था कि मनी की डिमांड कैसे होती है, डिमांड फॉर मनी। फिर हमने देखा था कि मनी की जो डिमांड होती है ना, वो अलग अलग फैक्टर्स के आधार पे होती है। मनी इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट। मनी क्या है वो डिफाइन किया था यहाँ पे। लेकिन जो भी मनी की डिमांड है वो दो कारण से, एक ट्रांजैक्शन के, दूसरे स्पेकुलेटिव के कारण से होती है। तो जब हम कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन डिमांड है, मतलब मनी की जो डिमांड है ट्रांजैक्शन के कारण से, मतलब पैसा खर्च करना है, तो कैश में पैसा। जैसे कोई फेस्टिवल आ गया, किसी के घर में कोई फंक्शन आ गया, तो वो क्या करते हैं, कैश की डिमांड ज्यादा करती है, तो उसको खर्चा ज्यादा करता है, तो हम उसको कहेंगे ट्रांजैक्शन। फिर आएगा स्पेकुलेटिव डिमांड। तो इसके लिए स्पेकुलेटिव डिमांड मैंने समझाया कि ये इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको जो पैसा चाहिए तो वो आपको होगी स्पेकुलेटिव। देयर इज अ ट्रांजैक्शन डिमांड एंड स्पेकुलेटिव, तीन कारणों के लिए पैसे की डिमांड है। हमने कल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखा था और उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट मनी हैज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब आप जब पैसा खर्च करते हो, तब जब आप पैसा खर्च करते हो तब आप चॉइसेस करते हो कि मान लो आपके सामने दो चॉइसेस है, ए के ऊपर पैसा खर्चा करें कि बी के ऊपर। आपने चूज किया ए के ऊपर पैसा खर्चे करने के लिए, तब बी से जो फायदा होने वाला था ना, आपने वो तो मिस कर दिया। तो मतलब उतनी कीमत आपने पे की ना, वो कॉस्ट है आपके लिए, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कि जब आप एक सर्टेन चॉइस करते हो, सर्टेन चॉइस करने के बाद जो चॉइस आपने छोड़ी है, उस चॉइस के ऊपर जो भी आपको बेनिफिट हो सकता था, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost refers to the benefit that a person could have received but gave up to take another course of action, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ए और बी का, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू द बेनिफिट दैट अ पर्सन कुड हैव रिसीव। मान लो 100 रुपए मैंने ए के ऊपर खर्च किए, बी के ऊपर नहीं किए, तो बी के ऊपर जो बेनिफिट हो सकता था, पर्सन कुड हैव रिसीव्ड बेनिफिट,
बट गिव अप, बट ये छोड़ दिया टू टेक अनदर कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि ए के ऊपर खर्चा करना था। तो ए के ऊपर खर्चा करने के लिए बी छोड़ने का जो नुकसान है उसको आप कहोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेसिकली वो एक कीमत है जो आप चॉइस के लिए देते हो, जब आप चॉइस करते हो ना उसके लिए जो कीमत देनी पड़ती है वो। मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग सवाल दिया था यहाँ पे जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था, इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट देन opportunity cost is zero, opportunity cost is ignored, opportunity cost is transferred to the taxpaying public, opportunity cost is transferred to the government। तो इसका आंसर हमने बताया था कि 3 है। तो यहां से हमको ये कॉन्सेप्ट और समझ में आया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे ट्रांसफर हो गई। फिर हमने समझा था कि जब फ्री गुड्स होते हैं जैसे हवा, पानी, जमीन, जमीन तो नहीं फ्री गुड, लेकिन हवा, पानी, ये ऐसी चीजें जो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो एटमॉस्फेयर से, सूर्य की किरणें मतलब सोलर रेज, जब आप इन चीजों का यूज कर रहे हो ये फ्री गुड से, तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो बन जाएगी, है ना। आप सोलर पैनल यूज कर रहे हो, उसके ऊपर जो सनराइज आ रही है उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी, जीरो है वहां पे। लेकिन जब आप पब्लिक गुड यूज कर रहे हो तब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो नहीं होती है। मान लो आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस सिस्टम में फ्री ऑफ कॉस्ट खाना लेते हो, या फिर आपने कोविड के फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन ली है, तब वो चीज आपको फ्री में मिली है, बट उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट किसी ने तो पे की है ना। तो किसने पे की है, तो वो टैक्स पेयर ने की है। किसने की है, टैक्स पेयर ने। दैट मीन्स जब आप सरकार से किसी चीज को मुफ्त में लेते हो तब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। तो वो क्या होती है, तो वो ट्रांसफर की जाती है कि ये जो बीपीएल है, मान लो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो राशन दुकान से फ्री में राशन ले रहा है, और एपीएल है अबो पॉवर्टी लाइन, जो राशन दुकान में फ्री में खाना नहीं ले रहा है। तो ये मान लेते हैं एपीएल पर्सन वो है जो टैक्स पे कर रहे हैं, दे आर टैक्स पेयर्स। वैसे ये भी टैक्स पेयर होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पेयर। लेकिन हमने क्या किया, जो बीपीएल लोग फ्री में खाना ले रहे हैं ना, उसका हमने बर्डन शिफ्ट किया टैक्स पेयर के ऊपर। जो टैक्स पेयर सरकार के पास टैक्स देते, उसी टैक्स से सरकार ने खाना खरीदा और बीपीएल फैमिली को सस्ते में दिया। दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड। जो कॉस्ट बीपीएल फैमिलीज देने वाली थी अब नहीं देंगे, क्योंकि वो गरीब है तो सरकार ने मदद की, लेकिन वो कॉस्ट कोई ना कोई दे रहा है, तो वो कौन दे रहा है, टैक्स पेयर्स दे रहे हैं। ओके, तो हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था, इसलिए हमने आंसर क्या लिखा, सी, दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। तो इस नोट पे हमने लास्ट लेक्चर खत्म किया था। बढ़ते इसके आगे, दैट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम है फिशर, उन्होंने ये थ्योरी दी थी, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय द फिशर। ये क्या कहती है, ये थ्योरी एक सिंपल थ्योरी है जो ये कहती है कि मार्केट के अंदर जो भी प्राइजेस है, चीजों के जो भी प्राइजेस है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मनी सप्लाई। जो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई है वो डिसाइड कर रहा है कि मार्केट के अंदर कमोडिटी की प्राइजेस कैसी होगी। अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई 2 गुना बढ़ गया तो मार्केट के अंदर प्राइजेस भी 2 गुना बढ़ जाएगी। मार्केट के अंदर मनी सप्लाई आधा हो गया, घट गया, तो प्राइजेस भी घट जाएगी, बिकॉज दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। तो दिस इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। So quantity theory of money believes that the people desire to spend more if they have additional money. जब उनके पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा खर्च करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब मान लो बोनस मिल गया, आप जॉब कर रहे हो, बोनस मिल रहा है, और पूरे इकोनॉमी के अंदर सबको बोनस मिल गया, तो आप देखोगे कि लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बोनस मिल गया मतलब ज्यादा पैसा आ गया, ज्यादा पैसा आ गया मतलब वो क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे मार्केट में, और जैसे डिमांड करेंगे वैसे चीजों की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएगी। इन्फ्लेशन के चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट थिंग इज दैट कि जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ेगी वहां पे। सो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बिलीव्स दैट पीपल डिजायर टू स्पेंड मोर इफ दे हैव एडिशनल मनी। ओके, तो ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सिंपल, एम वी इज इक्वल टू पी टी होता है। एम वी इज इक्वल टू पी टी, आगे जाके दिया है। ओके,
इसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है ये समझते हैं और इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। दैट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट दैट मनी सप्लाई एंड द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी, देयर इज अ प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस लेवल एंड वाइस वर्सा, जो भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। तो ये जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, MV is equal to PT. Here M stand for money supply, V stand for velocity of money, P stand for prices level, T stand for volume of transactions. अब ये चीजें है क्या? मनी सप्लाई मीन्स अवेलेबल मनी इनटू द मार्केट। वहां पे अब थोड़ी देर में देखेंगे कि मनी कैसे कैसे अवेलेबल होता है, बट बेसिकली इसके अंदर कैश विद द पीपल एंड डिपॉजिट विद द बैंक, ये दो चीजें आएंगी। ठीक है, क्रूडली ऐसे ही याद रखना कि लोगों के पास जो कैश है और लोगों के पास जो डिपॉजिट्स है वो मार्केट का मनी सप्लाई है। वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ मनी। तो वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन मींस व्हाट, के कैसे लोगों के हाथ में मनी सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है ना, हाउ मेनी टाइम्स मनी गेट्स एक्सचेंज, वो होती है आपकी वेलोसिटी ऑफ मनी। जैसे मान लो कि A B C D 4 पर्सन है, तो ए ने डी को पैसा दिया, डी ने सी को पैसा दिया, सी ने बी को, बी ने ए को। आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ मनी इज 1 2 3 4, इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ मनी है। तो 4 बार मनी ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे। सो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ मनी। पी स्टैंड फॉर प्राइस लेवल, कीमतें, एमआरपी जो भी होती है वो आपकी चीजों की, तो प्राइस लेवल्स। टी स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब कितने ट्रांजैक्शंस हुए इकोनॉमी के अंदर, इसको आप क्या कहोगे, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो दिस इज योर एमवी इज इक्वल टू पीटी। अब ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर फिशरमैन क्या कह रहे हैं, फिशर ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो वी और टी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी एंड ट्रांजैक्शन, दे आर कांस्टेंट। कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इसलिए मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइजेस ऑफ कमोडिटी। ये वीओटी क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइजेस। दैट्स व्हाई जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइजेस भी बढ़ेगी, जैसे जैसे मनी सप्लाई घटेगा वैसे वैसे प्राइजेस भी घट जाएगी। ये थ्योरी देती है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि मान लो एक एग्जांपल के अंदर कि मार्केट में मनी सप्लाई जो है एम, तो वो मान लेते हैं हम 2,500 रुपए। ठीक है, देन ट्रांजैक्शंस, ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे टी, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हम कंसीडर करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन 1000 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, 1000 बार ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वहां पे। थर्ड प्राइजेस, हम प्राइस कंसीडर करते हैं किसी, मान लो एक पेन है, ठीक है, तो पेन की प्राइस है 5 रुपए। तब आप वी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी बार डॉलर ने हैंड चेंज किया, सॉरी रुपया ने हैंड चेंज किया वहां पे, डॉलर यहाँ तो रुपया ने हैंड चेंज किया। आप क्या करोगे, सिंपली कैलकुलेशन करोगे वहां पे, तो आपका एम वी इज इक्वल टू पी टी। पी और टी कितना है आपका, 5000, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5। मनी सप्लाई कितना है आपका, 25,000, तो यहां से निकल के आएगा आपका 2, तो वेलोसिटी विल बी 2। दैट मीन्स ये जो रुपया है जो मनी सप्लाई के अंदर सिंगल रुपीज हमने जो, ये जो यहाँ पे 1 रुपया अगर मैं कंसिडर करूंगा, तो ये जो रुपया है ना, ये इसने 2 बार हैंड चेंज किया है, ये 2 बार हाथों से गुजरा है। ठीक है ना, तो दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ मनी इज ट्वाइस इनटू द इकोनॉमी। अब मान लेते हैं कि मनी सप्लाई बढ़ गया, लोगों की सैलरी बढ़ गई, लोगों को बोनस मिल गया। ठीक है, तो तुरंत हमने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, तो मनी सप्लाई हमने बढ़ाया तकरीबन 5,000 रुपए कर दिया। ठीक है, अब उस इक्वेशन के अंदर ट्रांजैक्शंस एंड प्राइजेस, सॉरी ट्रांजैक्शन प्राइजेस और वेलोसिटी भी आएगी, तो हमने ट्रांजैक्शन 1000 रखे, वेलोसिटी भी 2 ही रखी, तो व्हाट विल बी द प्राइजेस, द प्राइस बदल जाएगी ना वहां पे। अब इसी इक्वेशन में प्राइस को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा आपका, एम वी इज इक्वल टू पी टी। सो पी इज इक्वल टू एम वी अपॉन टी। एम कितना है आपका, 5000,
वेलोसिटी कितनी 2, टी कितना है आपका ट्रांजैक्शंस 1000। अब अगर इसको करेंगे 5 इंटू 2 10, सो प्राइजेस विल बी 10 रुपीज। अब 10 पहली बार कितने थे 5 रुपए, नेक्स्ट टाइम कितने हो गए 10 रुपए, डबल हो गए ना। क्यों डबल हो गए? क्योंकि हमने मनी सप्लाई भी तो लगभग डबल किया है ना, लगभग नहीं एग्जैक्टली डबल किया है यहाँ पे। तो हेंस प्रूव कि जब मनी सप्लाई डबल करेंगे तब प्राइजेस भी डबल हो जाएगी। यही फिशरमैन ने कहा था वहां पे कि जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनली प्राइजेस भी बढ़ेगी, जब मार्केट में मनी सप्लाई घटेगा तब प्रोपोर्शनली प्राइजेस भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। MV इज इक्वल टू PT। तो दिस इज योर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो बेसिकली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, यहाँ पे हमने क्या सीखा? यहाँ पे हमने ये सीखा कि मार्केट के अंदर जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तब प्राइजेस भी बढ़ेगी, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बाय RBI, बाय RBI। RBI इसी प्रिंसिपल को देखती है। जब RBI को हमने देखा था RBI के चैप्टर में दैट और मॉनेटरी पॉलिसी के चैप्टर में कि इन्फ्लेशन, तो किसी भी इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI काम करती है। सो RBI इज वन फंक्शन इज मॉनेटरी मैनेजमेंट, उसके अंदर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। 2% टू 6% ऑफ CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन मेंटेन करने का काम है RBI का, और इसके लिए RBI मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है। हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है RBI। तो उस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर होता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर RBI देखती है इन्फ्लेशन कितना है, करेक्ट। अब इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस ना, अगर प्राइसेस बढ़ रही है तो वहां पे RBI को पता है कि ये मनी सप्लाई बढ़ने से हो रहा है। प्राइजेस क्यों बढ़ रही है? मनी सप्लाई बढ़ने से हो रहा है। अगर प्राइजेस को घटाना है तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा ना, बिकॉज RBI डोंट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर प्राइजेस। RBI कंपनीज के ओनर को फोन करके नहीं बोल सकती, फार्मर्स को फोन करके नहीं बोल सकती कि भाई महंगाई बढ़ रही, तुम्हारी चीजें सस्ती कर दो। दैट वोंट हैपन। ये हुआ था, ये कब हुआ था? ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में होता। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, एक राजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने क्या किया था, मार्केट रिफॉर्म्स लाए थे। मार्केट के अंदर प्राइजेस कंट्रोल करने के लिए उसने खुद नियम बनाए थे, वहां पे फरमान निकाले थे कि कोई भी राजा ने तय की हुई प्राइजेस को वायलेट नहीं करेगा। अब उस तरीके से खिलजी फरमान इंडिया में नहीं लग सकते ना, सो दैट्स व्हाई RBI क्या करती है, इनडायरेक्टली प्राइजेस को कंट्रोल करती है। हाउ? बाय कंट्रोलिंग मनी सप्लाई, बिकॉज RBI कैन कंट्रोल मनी सप्लाई थ्रू देयर मॉनेटरी पॉलिसी। तो RBI क्या करेगी, रिजर्व्स को चेंज करेगी, RBI क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करेगी, एंड दैट विल चेंज मनी सप्लाई इनटू द मार्केट। ये मनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमने अच्छे से पढ़ा था वहां पे। सो RBI इसी प्रिंसिपल को यूज करती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इनटू द इंडिया थ्रू देयर मॉनेटरी पॉलिसीज, दैट मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइजेस। If money supply goes up, prices will goes up. If money supply down, prices will come down. तो जब मार्केट में इन्फ्लेशन है, मान लो मार्केट में 8% का इन्फ्लेशन है, तब RBI क्या करेगी, मनी सप्लाई कम कर देगी, तो प्राइसेस भी ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो RBI के लिए ये एक हैंडी टूल्स है, और ये RBI डेली बेसिस पे इन टूल का यूज कर रही है वहां पे टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो दिस इज मनी। तो ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, ये बताता है कि मार्केट के अंदर कितना मनी सप्लाई होने से कितने ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशंस होंगे। ओके, द थ्योरी इज very well respected, and it is heavily used to control inflation in the market. The theory accepted by most of economists. However, Keynesian economists and economists from the monetary school of economics have criticized the theory. अभी Keynesian क्या है? It's not so very important, but अब जब ये थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए कि 2 तरीके के लोग हैं जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के ऊपर बिलीव करते हैं, जो कीनेसियन के ऊपर बिलीव करते हैं। कीनेसियन कौन है? तो ये भी एक इकोनॉमिस्ट है, ही इज ऑल्सो इकोनॉमिस्ट। अब हुआ क्या था कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन मतलब ये लगभग हमारा डिप्रेशन होता है ना, उसी तरीके का होता है। जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तब क्या हो जाता है,
तो उस इंसान को कुछ करने की इच्छा नहीं होती, अनइंटरेस्टेड पर्सन, उसको खाना नहीं खाने की इच्छा होगी, पानी नहीं पीने की इच्छा होगी, ना गाएगा ना घूमेगा, कुछ नहीं करेगा, बस एक जगह पे पड़ा पड़ा सड़ते रहेगा। तो ये जो है ना, ये डिप्रेशन है। इकोनॉमी भी इस डिप्रेशन से गुजरती है। जब इकोनॉमी इस डिप्रेशन में जाएगी तब इकोनॉमी के अंदर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑलमोस्ट खत्म, स्टैंड स्टिल आ जाती है, जैसे हमारी डेली एक्टिविटी स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। तो डिप्रेशन दोनों जगह पे सेम है। कारण क्या है इकोनॉमिक डिप्रेशन के? तो डिमांड जीरो हो जाना। वैसे इंसानों के अंदर भी जब डिमांड कम हो जाती है तब इंसान डिप्रेशन में ही चला जाएगा, है ना। जब कोई सामने वाला फोन नहीं उठाएगा, वैल्यू नहीं देगा, तो हम भी डिप्रेशन में ही जाएंगे, इकोनॉमी भी जाएगी डिप्रेशन में, जब डिमांड इज ऑलमोस्ट जीरो। जब 1929 में ये डिप्रेशन आया था ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर आफ्टर द इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड मेनी अदर इवेंट्स, तब ये देखा गया कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, दैट इज मनी सप्लाइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइसेस। तो जब डिमांड जीरो है तो प्राइसेस भी लोएस्ट होगी, जब प्राइसेस लोएस्ट है तो प्रोड्यूसर को कोई फायदा नहीं है, इसलिए काम धंधे बंद है। तो अगर काम धंधे शुरू करवाने तो प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, प्राइसेस बढ़ाने के लिए डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, डिमांड बढ़ाने के लिए मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। अब 1929 के बाद ये देखा गया कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के लिमिटेशन है कि उस समय के सेंट्रल बैंक्स ने पैसा बढ़ाने की कोशिश की थ्रू देयर मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट को ड्रॉप डाउन किए लगभग जीरो तक लाए, फिर भी प्राइसेस नहीं बढ़ रही थी उस समय में, क्योंकि लिमिटेशन है मॉनेटरी पॉलिसी के। आज उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, इतना याद रखो कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिमिटेशन है। तब जाके ये कीनेसियन इकोनॉमिस्ट सामने आया, मन्यार्ड कीनेस। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका कारण बताया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो बाय रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट, तब आपको समझ में आना चाहिए कि हर किसी के पास बैंक का अकाउंट नहीं है, हर किसी के पास बैंक का एक्सेस नहीं है। तो दैट मीन्स जब आप इंटरेस्ट रेट जीरो करोगे तो हर कोई बैंक में नहीं आएगा कर्जा लेने के लिए। वहां पे जब हर कोई बैंक में कर्जा लेने के लिए नहीं आएगा तो ये जो आप मॉनेटरी पॉलिसी से मनी सप्लाई बढ़ा के प्राइसेस बढ़ाने की कोशिश करो, ये पूरी तरीके से सक्षम नहीं है इस चीज को करने के लिए। इट हैव सर्टेन लिमिटेशंस। तो बोले क्या करना चाहिए, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। He said that government should increase their expenditure, मतलब सरकार को लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें देनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर सब्सिडाइज रेट, दोनों में से कोई भी। फॉर एग्जांपल जब मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर लोगों के पास पैसा काफी कम है, मनी इज वेरी लेस विद द पीपल, तो सरकार क्या करे, खुद के खर्चे बढ़ा दे। मतलब सरकार लोगों को खाना फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे, एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन जो भी बेसिक जरूरत है जिंदा रहने के लिए, वो सारी बेसिक चीजें अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे, अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, तब लोग अपने पास जो पैसा है ना उससे लग्जरियस आइटम खरीदेंगे। जैसे अगर डिप्रेशन है, मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोग पैसा उसी चीजों के ऊपर खर्चा करेंगे जो ज्यादा जरूरी है, जैसे दवाई, जैसे खाना, कपड़े, छत, इसके ऊपर। लेकिन इनमें से अगर ज्यादातर जिम्मेदारियां सरकार अपने जिम्मे पे ले ले, सरकार कह दे कि तुम्हारा रेंट हम पे करेंगे, तुम्हारे खाने का पैसा हम देंगे, तुम्हारे स्कूल की फीस हम दे देंगे, तो लोगों के पास जो पैसा बचा है ना, लोग उससे क्या करेंगे, लग्जरियस आइटम खरीदेंगे, फिर लोग उससे मेकअप किट खरीदेंगे, फिर लोग उससे मोबाइल खरीदेंगे, क्योंकि उनके पास अभी पैसा बच रहा है। दैट्स हाउ धीरे धीरे डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट, ये सिंपल फंडा किसने बताया, कीनेसियन ने, दैट ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड मॉनेटरी पॉलिसी हैव देयर लिमिटेशंस, सो इट कांट बी फंक्शन प्रॉपर्ली। ये जो फॉर्मूला है ना, ये ज्यादा अच्छी तरीके से रिजल्ट नहीं देंगे, तो रिजल्ट क्या देंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो इसलिए हम देखते हैं कि फिशर ने जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी थी ना, तो कीनेसियन वाज क्रिटिक्स ऑफ दैट थ्योरी। उन्होंने 1929 के बाद ये बता दिया कि कीनेसियन के जो मॉडल के अंदर जो है ना लिमिटेशंस है वहां पे, सॉरी माय मिस्टेक, फिशर के जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मॉडल है ना उसके अंदर क्या लिमिटेशन है, तो कीनेसियन ने बताया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का यूज कर रहे थे हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी काम नहीं कर सकती, यस इट हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी,
जैसे कि जब मार्केट में इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी होती है तब ये जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है फिशर्स की, वो सबसे ज्यादा कारगर होती है, क्योंकि बढ़ते हुए मनी सप्लाई को कम करने के लिए बैंक्स इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि जब बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, रिजर्व्स बढ़ा देगी, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा, लोगों को कर्जा लेना महंगा हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी मार्केट में। इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तब ऑटोमेटिकली वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर थोड़ी सी लगाम लगेगी एंड दैट्स हाउ प्राइसेस विल बी कम डाउन, मनी सप्लाई विल बी कम डाउन। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने आपको ढंग से पढ़ाया था, इसलिए अभी थोड़ा सा भगा रहा हूँ चीजों को। ओके, तो दैट वाज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। बढ़ते हैं आगे, दैट मनी सप्लाई और मॉनेटरी एग्रीगेट। तो इतनी देर से हम बोले जा रहे हैं कि मनी सप्लाई होता है, मनी सप्लाई होता है, मनी सप्लाई होता है। अब ये मनी सप्लाई क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। मॉनिटरी एग्रीगेट या फिर मनी सप्लाई कि मार्केट में कितना पैसा होता है। तो इस पैसे को कैलकुलेट करने के लिए हम अलग अलग एग्रीगेट्स का यूज करते हैं, M1, M2, M3, M4। आज के जमाने में जो वर्ड यूज होते हैं वो NM0, NM1, NM2, NM3, ये अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। ये सारी चीजें है क्या, ब्रॉड मनी है क्या, मॉनेटरी बेस है क्या, रिजर्व मनी है क्या, ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। और यहाँ से बहुत बार सवाल भी पूछे गए, पूछा जाता है आपको एग्जामिनेशन में सीधा सीधा कि M1 के अंदर कौन सी चीजें आएगी। तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे आपको, 2-3 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको टिक करना है सही आंसर कौन सा है कौन सा नहीं। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से डिफिकल्ट सवाल भी आएंगे, लेकिन पहले टॉपिक को समझते फिर सवालों के ऊपर आएंगे। सो मनी सप्लाई और मॉनेटरी एग्रीगेट क्या होता है। तो मॉनेटरी एग्रीगेट आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री। मतलब मनी सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए कौन सी चीजें आएगी, उन सारी चीजों को हम मॉनेटरी एग्रीगेट कहेंगे। जैसे कैश आएगी, डिपॉजिट अकाउंट आएंगे, डिपॉजिट अकाउंट के साथ और डिफरेंस आएंगे कि जैसे डिमांड डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है, देन सेविंग्स आएंगी पोस्ट ऑफिस के अंदर। हाँ, देन आपके एनबीएफसी होती है, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज, तो उनके साथ जो सेविंग्स है वो आएगी उसके साथ। तो अलग अलग तरीके की चीजें आ रही है इसमें, उन सारी चीजों को आप क्या कहोगे, मॉनेटरी एग्रीगेट्स। लेकिन सारी चीजों को हम एक टर्मिनोलॉजी में नहीं समझते, एम में नहीं समझते, हमने इन सारी चीजों को अलग अलग एग्रीगेट्स में डिवाइड किया है, M1, M2, M3, M4। ये पुराने एग्रीगेट से नए एग्रीगेट्स अलग है। इसी के आधार पे हमने किसी को कहा ब्रॉड मनी, किसी को कहा नैरो मनी, किसी को कहा रिजर्व मनी, किसी को कहा मॉनेटरी बेस। यहां से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, इन टॉपिक्स को देखेंगे आप। ठीक है, तो सिंपल, व्हाट इज मॉनेटरी एग्रीगेट। तो मॉनेटरी एग्रीगेट्स आर द मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई इन कंट्री, कि मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी चीजें ऐड करेंगे। वेरी ऑफन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी रिप्रेजेंट यूजिंग द मॉनेटरी एग्रीगेट कॉल्ड एज ब्रॉड मनी, M3। कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई क्या है, तो M3 इज द टोटल मनी सप्लाई। अब ये ब्रॉड मनी क्या आगे जाके समझेंगे। उसके अलावा और भी एग्रीगेट होते हैं। 1998 के पहले, बिफोर 1998, हम M1, M2, M3, M4 ये 4 मॉनेटरी एग्रीगेट यूज कर रहे थे। मतलब 1998 के पहले ये 4 अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे थे। लेकिन 1998 के बाद हम लोगों ने इस सिस्टम को बदल दिया। नाउ हम इसको M0, M1, M2 और M3 कहते हैं। आरबीआई इन्हीं चीजों को M0 मतलब न्यू मॉनेटरी M0, न्यू M1, न्यू M2, न्यू M3 इस तरीके से कहते हैं। तो M0, M1, M2, M3 को या फिर NM0, NM1, NM2, NM3 को एक ही चीज है। इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग। तो जब भी आपको मॉनेटरी एग्रीगेट्स के बारे में पूछेंगे एग्जामिनेशन के अंदर, दोनों में से कोई किसी एक टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि दोनों टर्मिनोलॉजी एक ही है। अगर M0 के बारे में बात करें तो वो NM0 के बारे में बात करें, M1 के बारे में बात करें तो वो NM1 के बारे में बात, M2 लिखा होगा तो दे आर टॉकिंग अबाउट NM2, M3 लिखा होगा तो दे आर टॉकिंग NM3। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस टर्मिनोलॉजीज। सो दीज आर न्यू स्टैंडर्ड्स 1998 के बाद जिनको हमने अडॉप्ट किया था। ठीक है, जब 1998 के बाद हमने अडॉप्ट किया था तब किन के रिकमेंडेशन से किया था, तो YV रेड्डी थे चेयरमैन। उनके अंडर एक वर्किंग ग्रुप मतलब एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के आधार पे हम लोगों ने ये टर्मिनोलॉजीज चेंज की, मतलब इनके एग्रीगेट्स चेंज कर दिए मनी सप्लाई के।
तो अभी के लिए हम देखते हैं NM0, NM1, NM2 और NM3, ये चार चीजें हैं। उसके अंदर NM0 स्टैंड फॉर मॉनेटरी बेस, NM1 स्टैंड फॉर नैरो मनी, NM3 स्टैंड फॉर ब्रॉड मनी। मॉनेटरी बेस, नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ब्रॉड मनी, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट मॉनेटरी बेस, इस तरीके से पूछेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, जब मॉनेटरी बेस के बारे में पूछ रहे हैं तब वो NM0 पूछ रहे हैं, नैरो मनी पूछ रहे हैं तब वो NM1 पूछ रहे हैं, ब्रॉड मनी पूछे तब वो NM3 पूछ रहे हैं। ओके, अब M0, M1, M2, M3 ये क्या है, ये सारी मॉनेटरी एग्रीगेट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बस लेट्स स्टार्ट विद NM0, मॉनेटरी बेस और रिजर्व मनी। इसको रिजर्व मनी भी कहेंगे और मॉनेटरी बेस भी कहेंगे। तो M0 इज द सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। तो तीन चीजें इसमें देखी हमने, करेंसी, डिपॉजिट विद RBI मतलब बैंक्स के, और RBI की, तो दो अलग अलग चीजें हो गई। तो हमने तीन चीजों का मिलके NM0 यानी मॉनेटरी बेस बनाया, मॉनेटरी बेस या फिर रिजर्व मनी। अब इसको मॉनेटरी बेस या फिर रिजर्व मनी क्यों कहा गया ये भी बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर तीन चीजें आएगी। तो मान लो ये आपका M0 है, M0 के अंदर तीन चीजें आएगी। तो पहला तो करेंसी, दूसरा बैंक्स डिपॉजिट विथ RBI। तो जो बैंक्स डिपॉजिट डालते हैं RBI उसको आप क्या कहते हो, आप उसको CRR कहते हो, है ना। तो वो CRR आ गया यहाँ पे। अदर डिपॉजिट विथ RBI, तो RBI के साथ अदर डिपॉजिट भी आते हैं ना। फॉर एग्जांपल किसी मान लो फेडरल बैंक, अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है, उसने RBI के साथ कोई डिपॉजिट खोले तो वो अदर डिपॉजिट के अंदर आएंगे, है ना। तो अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग सरकार RBI के साथ क्या करेंगे, अपने डिपॉजिट अकाउंट खोलेंगे, तो वो अदर डिपॉजिट, OD लिखता हूं मैं उनको, वो आप, ठीक है, तो अदर डिपॉजिट्स आएंगे। तो ये तीन चीज, सॉरी, ये तीन चीजें मॉनेटरी बेस के अंदर आ रही, M0 के अंदर आ रही। अब इस चीज को मॉनेटरी बेस क्यों कहा, मॉनेटरी बेस क्यों कहा, क्योंकि ये बेस है। जैसे मान लो ये एक पिरामिड है, ठीक है, तो जैसे जैसे ये बेस मजबूत होगा ना, वैसे वैसे पिरामिड ऊंचा होते जाएगा। करेक्ट, मतलब ये बेस जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज योर M0, ये नींव है इंडिया के अंदर मनी सप्लाई की। जैसे इसके अंदर आती है करेंसी, तो भारत सरकार जैसे जैसे करेंसी बढ़ाएगी, ज्यादा प्रिंट करेगी, वैसे वैसे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा ना। जैसे करेंसी प्रिंट करना कम करेगी, मनी सप्लाई घटेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CRR है, तो RBI ने CRR बढ़ा दिया तो मार्केट का मनी सप्लाई घट जाएगा। ये पिलर मतलब मनी सप्लाई है। अगर ये मनी सप्लाई है तो जैसे बेस घटेगा वैसे पिलर भी छोटा हो जाएगा, जैसे बेस बढ़ेगा पिलर भी बड़ा होते जाएगा। इसलिए इसको मॉनेटरी बेस कहा है, बिकॉज जैसे जैसे मॉनेटरी बेस बढ़ेगा वैसे वैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा, जैसे जैसे मॉनेटरी बेस घटेगा वैसे वैसे मनी सप्लाई घटेगा। अब मॉनेटरी बेस बढ़ाने घटाने के लिए करेंसी, CRR, इनका यूज किया जा सकता है ना। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मॉनेटरी बेस। अंडरस्टूड। तो मॉनेटरी बेस क्या होता है कि ये बेसिस ऑफ, इट्स अ बेसिस ऑफ मनी सप्लाई इनटू द मार्केट। Then it is also called as reserve money. Why it is called as reserve money? Because this includes CRR, और CRR क्या है, रिजर्व है, इसलिए इसको रिजर्व मनी भी कहते हैं। अंडरस्टूड। सो दीज आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ M0। ये मॉनेटरी बेस है या फिर इसको रिजर्व मनी भी कहेंगे। इसके अंदर तीन चीजें आएंगी, करेंसी इन सर्कुलेशन, डिपॉजिट विद RBI दैट इज CRR, एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। तो इसलिए इसको मॉनेटरी बेस और रिजर्व मनी कहेंगे। तो एग्जाम में पूछेंगे आपको कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट M0, तो आपको चार ऑप्शन देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि FD विथ SBI, विथ SBI, ये चौथा ऑप्शन दे दे आपको, मान लो एग्जामिनेशन में। तो आपको पूछेंगे कि नीचे दिए हुए ऑप्शन में से M0 के कंपोनेंट कौन से नहीं है। तो आपको पता है FD विथ SBI इज नॉट अ पार्ट ऑफ M0, वो मनी सप्लाई का पार्ट है लेकिन वो M0 का हिस्सा नहीं है। M0 के आगे आएगा FD, फिक्स डिपॉजिट विद SBI। SBI एक कमर्शियल बैंक है ना। तो M0 के अंदर तीन ही चीज आएगी, लोगों के हाथ में जो पैसा है वो, RBI के पास जो CRR रखे वो, एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, ये तीन चीजें आएगी। ओके, सो अदर डिपॉजिट विद RBI, इसके साथ कौन सी चीज आएगी, चलो इसको इलेबोरेटली देखते हैं। डिपॉजिट ऑफ क्वाजी गवर्नमेंट एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द प्राइमरी डीलर्स। जो क्वाजी गवर्नमेंट बॉडीज है,
जैसे मान लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने अगर कुछ पैसा डाल दिया है आरबीआई के साथ, कोई डिपॉजिट अकाउंट खोल दिया है, तो वो क्वाजी गवर्नमेंट बॉडी है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलग अलग। बैलेंस शीट, सॉरी, बैलेंस इन द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट, तो फॉरेन के सेंट्रल बैंक से उन्होंने अगर कोई अकाउंट खोला है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया था एग्जांपल फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका का। अकाउंट्स ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी सच एज आईएमएफ, तो आईएमएफ का जो अकाउंट है वो भी आएगा इसके साथ। तो आरबीआई के साथ अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग सरकारों की सेंट्रल बैंक, अलग अलग भारत सरकार की अलग अलग गवर्नमेंट्स, भारत सरकार के अंडर ये सारे क्या रखते हैं, डिपॉजिट्स रखते हैं। आरबीआई के साथ आप उन सारे डिपॉजिट्स को क्या कहोगे, अदर डिपॉजिट्स। तो ये भी मॉनेटरी बेस का हिस्सा है। तो आपको यहां से स्पेसिफिक भी सवाल पूछेंगे क्या आईएमएफ में, आईएमएफ ने आरबीआई के साथ जो पैसा रखा है, क्या वो पैसा M0 का हिस्सा है? डज IMF deposit with RBI comes under the M0? तो yes, definitely it comes under the M0। वहां से आपको स्पेसिफिक सवाल भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट M1, दैट इज नैरो मनी। अब ये चीज क्या है? M1 is the sum of currency with the public, demand deposit with the banking system and other deposit with RBI। अब इसके अंदर तीन चीजें आ गई। एक तो करेंसी, ठीक है, जो M0 में भी थी। दूसरी अदर डिपॉजिट, ओडी, ये भी M0 में थे। और तीसरी चीज आ गई डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट ये नई चीज आ गई। मतलब आप अगर वेन डायग्राम निकालने की कोशिश करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये आ गए आपके रिजर्व्स, मतलब बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, तो सीआरआर लिखता हूं मैं यहाँ पे। जो तीन चीजें थी ना, एक थी कैश और दूसरी थी अदर डिपॉजिट्स। तो कैश और अदर डिपॉजिट तो ये M0 है और ये M1। ये कैश और अदर डिपॉजिट M1 का भी हिस्सा है और M0 का भी हिस्सा है। और M1 के अंदर तीसरी चीज कौन सी आएगी, डिमांड डिपॉजिट्स। तो इस तरीके से वेन डायग्राम निकाल सकते हो। तो आपको पता है कि सीआरआर इज नॉट पार्ट ऑफ M1 नाउ, इसलिए M1 को हमने रिजर्व मनी नहीं कहा, M0 को रिजर्व मनी कहा हमने, बिकॉज सीआरआर इज अ पार्ट ऑफ M0। बट ये रिजर्व है ना, लेकिन ये रिजर्व M1 में नहीं आएगा। तो M1 के अंदर क्या आ रही नई चीज, डिमांड डिपॉजिट। तब आपको बोलेंगे कि एसबीआई के अंदर आपने करंट अकाउंट खोला है, तो वो करंट अकाउंट कहाँ में आएगा, M0 में आएगा कि M1 में आएगा? आप क्लियरली कहोगे कि सर वो M1 में आएगा, है ना। इट विल नॉट पार्ट ऑफ M0, दैट्स नैरो मनी। So M1 is the sum of currency with the public, demand deposit with the banking system and other deposit with RBI। तो करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स, ये सारी डिमांड डिपॉजिट है, करंट डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स, ये इसको हमने बस डिवाइड कर दिया। एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो M1 क्या है, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। अंडरस्टूड? इसको हम कहेंगे नैरो मनी। मतलब ये सबसे नैरोएस्ट मनी सप्लाई है इंडिया के अंदर। Significance of M1. M1 include currency with the public and non-interest bearing deposits with the banking sector, including that of RBI। ठीक है, जैसे अदर डिपॉजिट्स भी आए ना आरबीआई के साथ, तो वो भी इसके अंदर हमने कैलकुलेट कर लिए। नाउ NM2, व्हाट इज NM2? मतलब M2 is the sum of currency with the public, current deposits with the banking system, saving deposit with the banking system, certificate of deposit issued by the banks, term deposit of resident with a contractual maturity up to and including 1 year with the banking system and other deposit with RBI। तो इसके अंदर इतनी सारी चीजें आती है, एक्सप्लेन करता हूं अगेन। सो वेन डायग्राम निकाल देखते हैं, गिव मी अ सेकंड। ये आपका M0 है, CRR, कैश एंड अदर डिपॉजिट्स, ये आ गया आपका M0। ये आ गया आपकी डिमांड डिपॉजिट्स, ये आ गया आपका M1। ये है आपका M2।
मतलब M2 के अंदर कैश भी आ रही है, अदर डिपॉजिट भी आ रही है, डिमांड डिपॉजिट भी आ रही है, और उसके अलावा टर्म डिपॉजिट भी आ रही है अप टू 1 ईयर। टर्म डिपॉजिट अप टू 1 ईयर, ब्रॉडली ऐसे ही याद रखना। इसके अंदर और माइन्यूट डिटेल्स है, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अगर आपको ब्रॉडली याद रखना है तो ऐसे ही याद रखना कि M2 के अंदर क्या आ रहा है, टर्म डिपॉजिट अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के टर्म डिपॉजिट्स आ रहे हैं इसके अंदर। जैसे एफडी, अगर आपने एफडी कर दी, जैसे हमने वहां पे देखा ना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीओडी, ये क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है ना, मनी मार्केट के अंदर। यहाँ पे 1 साल तक की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ पार्ट ऑफ M2, क्योंकि वो 1 साल तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर इतनी चीजें आ रही है ना, देखो, सेविंग डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द बैंक, टर्म डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट अप टू 1 ईयर, वही है विद द बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट आ रहे हैं। तो 1 साल तक के जितने भी टर्म डिपॉजिट है वो भी इसका हिस्सा है। तब आप कह सकते हो M2 is equal to M1 plus term deposits up to 1 ईयर। ये एकदम शॉर्ट में डेफिनेशन करके दी मैंने आपको कि M2 क्या है, M1 तो है, उसके अलावा टर्म डिपॉजिट्स आएंगे अप टू 1 ईयर ओनली, 1 साल के ऊपर नहीं। अगर 5 साल की एफडी तो वो M2 का हिस्सा नहीं। इस तरीके से आपने हमने M2 को देख लिया कि M2 के अंदर क्या है। तो M2 कॉन्स्टिट्यूट M1 प्लस टर्म डिपॉजिट अप टू, तो कौन सी चीज आएगी, वही करेंसी विद द पब्लिक, जो करेंसी लिखा था हमने, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, तो ओडी लिख गया। देन आपके करंट डिपॉजिट एंड डिमांड लायबिलिटीज, मतलब ये आपकी डिमांड डिपॉजिट्स आ गए जो हमने M1 के अंदर देखे थे। उसके अलावा ये M2 है, तो टर्म डिपॉजिट्स है अप टू 1 ईयर, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द बैंक, ये भी इसकी मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम 1 ईयर ही होती है, मतलब ये भी अप टू 1 ईयर। तो दो चीजें ऐड हो गई यहाँ पे, है कि 1 साल तक की अगर आप एफडी कर रहे हो तो वो भी आएगी। इसके अलावा अगर 1 साल तक आप सॉरी आप कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीद रहे हो बैंक से जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक ही होती है, वो भी इसका एक हिस्सा आएगी। तो M2 के अंदर इतनी चीजें आएगी। नॉर्मल लैंग्वेज में याद रखना है तो सिंपल ऐसे ही याद रखना कि 1 साल तक के अगर आप सेविंग्स कर रहे हो बैंक में, तो वो सारी सेविंग्स आएगी M2 के अंदर, M1 के अंदर नहीं आएगी। ओके, तो ये डिफरेंशिएट करना काफी इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपको। ठीक है, तो दिस इज M2, सो इन अदर वर्ड M2 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम लायबिलिटीज, मतलब FD। ठीक है, देन सर्टिफिकेट वही अप टू 1 ईयर के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये भी क्या है, FD है अप टू 1 ईयर, टर्म डिपॉजिट मतलब FD अप टू 1 ईयर। देन M3, दैट्स ब्रॉड मनी। व्हाट इज दिस M3 और ब्रॉड मनी क्या है? M3 is the sum of currency with the public, current deposit with the banking system, savings deposit with the banking system, certificate of deposit issued by the banks, term deposit of the resident up to 1 year by the banking system, then call or term borrowing from non-depository financial corporation by the banking system and other deposit with RBI. इन सिंपल वे, यहाँ पे 1 ईयर वाला कोई फंडा ही नहीं है, 1 साल के ऊपर की भी FD M3 के अंदर आएगी, तो अब लिस्ट बढ़ती जाएगी। तो आप क्या लिख सकते हो, M3 इज इक्वल टू M2 प्लस टर्म डिपॉजिट्स, जितने भी टर्म डिपॉजिट है वो, अगर आपने 5 साल की FD की है तो वो भी इसके अंदर आएगी। टर्म डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट विद कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी मतलब कितने भी हो सकती है, ओवर 1 ईयर, 1 साल के ऊपर की जितनी भी FD होगी, आपने 2 साल की है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक की FD हो सकती है, तो उतनी कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी ओवर 1 ईयर विद द बैंकिंग सिस्टम। सेकंड, कॉल टर्म बोरिंग फ्रॉम नॉन डिपोजिटरी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बाय द बैंकिंग सिस्टम, तो ये भी बोरिंग है NBFCs के द्वारा, ये भी इसके अंदर आएगी M3। तो सिंपल, अगर वेन डायग्राम निकालनी M3 की तो ऐसे निकालेंगे यहाँ पे, अगेन सेम वेन डायग्राम, तो ये M0, ये M1, ये M2, दिस इज M3। तो इसके अंदर आएंगे CRR, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगी कैश,
या फिर अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, फिर आएंगे डिमांड डिपॉजिट्स, फिर आएंगे टर्म डिपॉजिट्स अप टू 1 ईयर, यहाँ पे आएंगे ऑल टर्म डिपॉजिट्स। इस तरीके से ये हो गया आपका M0, ये हो गया आपका M1, M2 एंड M3। इस तरीके से आपका मनी सप्लाई बनेगा यहाँ, ठीक है। सो दिस इज योर मनी सप्लाई। तो M3 के अंदर ऑल टर्म डिपॉजिट अबव 1 ईयर, ये के अंदर कंसीडर करेंगे। Significance of M3 capture the complete balance sheet of the banking sector। मतलब बैंक्स के अंदर जो भी पैसा है वो सारा का सारा M3 के अंदर लिखा जाएगा। M3 के अंदर M2 भी लिखा जाएगा, M2 के अंदर M1 भी लिखा जाएगा। मतलब M3 constitute M2 प्लस टर्म डिपॉजिट अबव 1। तो बैंक के अंदर का सारा पैसा आ गया ना, तो 1 साल की कुछ एफडी आ रही है, 1 साल की एफडी आ रही है, और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट तो आ रही है। उसके अलावा बैंक के अंदर जो कैश रखी है वो भी आ रही है ना वहां पे। तो बैंक की जो पूरी बैलेंस शीट है वो M3 के अंदर लिखी जा सकती है आपकी। दैट्स व्हाई M3 इज कॉल्ड एज ब्रॉड मनी, ये सबसे ब्रॉड मनी है। M1 इज कॉल्ड एज नैरो मनी, क्योंकि इसके अंदर सारा मनी कंसिडर नहीं है, इसके अंदर टर्म डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए ये नैरो मनी है। ये मनी सप्लाई बट इट्स अ नैरो मनी सप्लाई। बट M3 is called as broad money supply। Why it is called as broad money supply? Because it constitute all forms of money into the banks। तो ये टर्म डिपॉजिट भी कंसिडर कर रहा है, कैश भी कंसिडर कर रहा है बैंक के अंदर की, डिमांड डिपॉजिट भी कंसिडर कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी ब्रॉड मनी सप्लाई इन द मार्केट। तो ये M3 है आपका। सो दैट्स व्हाई इट इज ब्रॉड मनी। इसलिए इकोनॉमी के अंदर जब हमको देखना पड़ता है मनी सप्लाई, तो वी विल लुक फॉर द ब्रॉड मनी। हम देखेंगे कि M3 कितना ज्यादा है। अब ये मॉनेटरी एग्रीगेट्स का क्या फायदा है, यहां से हमको समझेगा, हमको मतलब पॉलिसी मेकर्स को समझेगा कि मार्केट में किस तरीके का पैसा कितना है, मार्केट के अंदर कैश कितनी है, अदर डिपॉजिट्स कितने, डिमांड डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स अप टू 1 ईयर्स, टर्म डिपॉजिट्स अबव 1 ईयर, ये सारा कितना है। इससे परफेक्टली अंदाजा आएगा कि मार्केट के अंदर स्टेबल फंडिंग कितनी है एंड अनस्टेबल फंडिंग कितनी है। मान लो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई काफी ज्यादा है, फॉर एग्जांपल कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, लेकिन उस मनी सप्लाई का सबसे ज्यादा हिस्सा M1 से आ रहा है। मान लो M3 टोटल आपका है 1000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, उसके अंदर हम M1 M2 भी आएगा, तो उसके अंदर M1 की ही वैल्यू है 800 रुपए। तो M2 और M3 मिलके कितना हो गए, ओनली 200 रुपए वहां पे। तो M1 अगर ज्यादा है, मतलब यहाँ पे आप समझोगे कि मार्केट के अंदर स्टेबल फंडिंग कम है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट वाला पैसा है। इस पैसे से हम बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स नहीं कर सकती है, बैंक इस पैसे से लोगों को लॉन्ग टर्म के कर्जे नहीं दे सकती है। तो यहां से हमको समझ में आएगा कि इकोनॉमी के अंदर ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है, ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है वहां पर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर इनटू द इकोनॉमी दैन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। तो ये गड़बड़ हो जाएगी वहां पे, तो इसलिए M3 ज्यादा होना चाहिए। M3 जितना ज्यादा होगा मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, इसके इम्प्लीकेशन से। तो इसलिए मनी सप्लाई देखते समय हम M3 को ही देखेंगे, उसको देख के ही M3 मनी सप्लाई कितना है वो देखेंगे। ओके, इसके अलावा लिक्विडिटी एग्रीगेट भी बताए थे वाईवी रेड्डी, जिनके अंडर 1998 में कमिटी स्टैब्लिश की थी ना, उन्होंने M0, M1, M2, M3 के अलावा लिक्विडिटी एग्रीगेट्स मतलब L1, L2 और L3 को भी बताया था। व्हाट इज लिक्विडिटी एग्रीगेट्स? इट इंक्लूड आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ नॉन डिपॉजिट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, जैसे एनबीएफसीज। कौन सी एनबीएफसीज? नॉन डिपॉजिट टेकिंग। तो जितने भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, उनका सारा पैसा L1, L2, L3 के अंदर काउंट करेंगे, सच एज डेवलपमेंट फाइनेंशियल मतलब DFI, जैसे IFCI है ना, सिडबी। ये क्या है? DFI, ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। इनके बारे में आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे हम लोग। तो इनके द्वारा जो भी मनी सप्लाई जनरेट हो रहा है ना, उसको L1, L2, L3 के अंदर गिनेंगे हम लोग। ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के अंदर आएंगे। तो ये L1, L2, L3 क्या होता है इसको देखते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर L1 क्या है?
तो जितना भी हमारा M3 था उसके अलावा ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, करेक्ट। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आती है ना सेविंग्स, जैसे पोस्ट ऑफिस के अंदर आप आरडी भी खोलते हो, रिकरिंग डिपॉजिट्स होता है ना, और भी अलग अलग स्कीमें हैं। लेकिन उन स्कीमों के अंदर एक स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये हाई इंटरेस्ट सेविंग्स है, यहाँ पे आपको हाई इंटरेस्ट मिलता है, इसके ऊपर भारत सरकार देती है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भारत सरकार बेचेगी, जब वो पोस्ट ऑफिस से बेची जाएंगे तब वो पोस्ट ऑफिस की सेविंग मानी जाएगी। अब उसको कहाँ पे गिनेंगे, तो उसको L1 के अंदर गिनेंगे। तो ऑल द डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस के अंदर जितनी भी डिपॉजिट रखी गई है एक्सेप्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कम्स अंडर L1। तो L1 क्या है, NM3 मतलब मॉनिटरी ब्रॉड मनी प्लस ऑल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस, तो ये बनेगा आपका L1। इस तरीके से ये एक्सेप्शन याद रखना, अगर ये एक्सेप्शन की सिंगल चीज है तो एग्जाम में यही पूछे क्या ज्यादातर चांसेस यही है कि L1 के अंदर कौन सी चीज नहीं आई। सिंपल वो एक ही स्टेटमेंट दे देंगे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अगर पोस्ट ऑफिस के अंदर खुल रहा है तो क्या वो L1 का हिस्सा है। आप इतना ही पढ़ के जाओगे ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस में जितना भी पैसा डाला वो सारा L1 का हिस्सा है, नहीं। NSC के अंदर जो भी पैसा डालेंगे वो उसका हिस्सा नहीं है। उसके आगे जाते हैं L2 क्या है, L1 मतलब L2 और आगे बढ़ गया L1 प्लस टर्म डिपॉजिट विथ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन एंड रिफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, टर्म बोरोइंग विथ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, रिफाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी रिफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होती है, आपने लिखा है ना रिफाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जैसे कि नाबार्ड क्या है फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। देन हम बात करेंगे NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, वो भी क्या है फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। सीडीबी क्या है फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो ये जो री फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इनके साथ जो भी डिपॉजिट्स है, ठीक है, और इनके द्वारा जो भी टर्म बोरोइंग दी गई है वो सारी L2 के अंदर है। तो इतना याद रखना नाबार्ड NHB सीडीबी यहाँ की डिपॉजिट्स कहाँ पे आएगी, L2 के अंदर आएगी, अंडरस्टूड। फिर L3 के अंदर क्या आएगा, ये L2 प्लस पब्लिक डिपॉजिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब जो भी NBFCs है तो उनकी जो भी पब्लिक डिपॉजिट्स है, मतलब सरकार के पास उन्होंने जितने भी डिपॉजिट रखी है, इवन दैट डिपॉजिट्स आल्सो कम्स अंडर L3। तो वो NBFCs की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अभी तक हमने नाबार्ड देखा, NHB देखी, सीडीबी देखी, इनके अलावा जो भी NBFCs बचती है, जो भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs है, उनकी जो भी पब्लिक डिपॉजिट्स है, उनकी जो भी सेविंग्स है ना, वो L3 का हिस्सा आएगा वहां पे। सो दैट्स हाउ L1, L2 एंड L3, दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई इनटू द इंडिया, ये लिक्विडिटी सप्लाई एक्चुअली। तो जब हम मॉनेटरी एग्रीगेट्स की बात करते हैं ना, तो इतना सारा पैसा आता है, तो इतने अलग अलग हेडिंग्स में हम पैसे को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से हमको समझ में आता है, मतलब पॉलिसी मेकर्स को समझ में आता है कि मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है, उस मनी सप्लाई में कौन से टाइप का पैसा कितना है, कि उस मनी सप्लाई के अंदर टर्म डिपॉजिट्स कितने हैं, उस मनी सप्लाई के अंदर NBFCs के डिपॉजिट्स कितने हैं, उस मनी सप्लाई के अंदर पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स कितने हैं, उससे पर्टिकुलर पॉलिसी मेकिंग में मदद होती है। ओके, तो दिस इज मॉनेटरी एग्रीगेट, ये टोटल मनी सप्लाई है। तो याद रखना M0, M1, M2, M3, उसके ऊपर आता है L1, L2, L3। तो दीज आर 7 मॉनेटरी एग्रीगेट्स which constitute